हेलो वैरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टडी हवेरियस आपके लिए लेके आया है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। जो हमारी सिविल परीक्षाएं होती हैं, या यूपी पीसीएस हो जाए या यूपीएससी हो जाए। यूपी पीसीएस मतलब स्टेट पीसीएस कोई भी लेवल हो, तो उसमें जीएस जो एक सब्जेक्ट आता है, उसमें 8 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट होता है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसे आमतौर पर पॉलिटी, ठीक है, संविधान, यही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में सबसे पहले हम भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ। हमारे संविधान से पहले किसके बेस पर हमारा जो अंग्रेज थे वो रूल करते थे। कौन सा ऐसा अधिनियम था जिससे जो है हमारे भारत पर जिसके द्वारा रूल मतलब शासन चलाया जाता था। तो यदि आपको ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियस को सब्सक्राइब कर स्टडी हवेरियस परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाइए। और अपने दोस्तों और जो भी आपके साथी हों उनके पास ये वीडियो शेयर करिए। तो आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो तो हमारा आज का जो है भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का पहला ही लेक्चर है, पहला ही पार्ट है। भारत का संवैधानिक विकास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। बात करें हमारा पहला क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आप लोग को हर क्वेश्चन में जो है 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करिएगा। या जैसे वीडियो ऑफलाइन है, ठीक है, ये वीडियो पहले डाउनलोड शूट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद ही अपलोड होगी। लाइव तो है नहीं कि इसमें से चलाया जाए, तो लेकिन आप लोग वीडियो पॉज कर करके आप आंसर दे सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो कि हमें कहाँ तक कितना आता है। ठीक है, तो बात करें हम जो है, पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो बात करें इसका आंसर का, तो इसका आंसर ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका आंसर क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ और देखते हैं। तो ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, इसमें क्या था कि भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में तो वृद्धि की ही, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की ही, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह बताया कि इसके तहत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की सख्त हम दे रहे हैं। परंतु जो है इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका जो थी ब्रिटिश रूल के समय, कार्यपालिका से जो है ना तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, ना ही तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और ना ही आप जो है मतदान दे सकते हैं। ठीक है, ना ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं और ना ही अपना जो है मत दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784। ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसकी आंसर ही हम लोग बात करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या है,
ऑप्शन है। तो बात करते हैं जो पहले, अब जो कोलकाता है, पहले क्या था, कोलकाता था। जो हमारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत तो की गई थी। अब बात करते हैं इसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो कौन थे, एलिजा एम्फे, सर एलिजा एम्फे। कौन थे, सर एलिजा एम्फे थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। एलिजा इम्पे कौन थे, एलिजा इम्पे थे, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस मेंस में 2010 में आया था, मेंस में 2010 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है जीएस मतलब जो सिविल एग्जाम्स इतने होते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन आए हुए जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अंडर एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी वगैरह सब में आप इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन वही पढ़ो जो एग्जाम में है ना, कि ज़्यादा पढ़ो जो एग्जाम में ना, फालतू पढ़ने क्या फ़ायदा। एग्जाम वही पढ़ो जो ऑथेंटिक हो, जो एग्जाम में पूछा जाता हो। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन की बात करेंगे जो पीसीएस से लेके आईएएस तक के जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पीसीएस आईएएस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अक्सर जो है फिर वनडे एग्जाम में उसका चलन हो जाता है, वो फिर चलते ही रहते हैं, पूछे ही जाते रहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब आइडियाज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। इसमें बताइएगा कि मतलब क्या और हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या करेक्शन करना चाहिए, आप किस बेस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो ये सब आप लोग कमेंट करिएगा। और हाँ, अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब आइडिया परिवार को एक बहुत अहम हिस्सा बनाइए, एक बड़ा हिस्सा बनिए और एक बड़ा चैनल बनाइए, जिससे हम मोटिवेट होकर अच्छे से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें और जिससे आपको एक कंपटीशन के इस फील्ड में आपको एक नया वे, नया एक माध्यम, नया एक रास्ता मिले, आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे से अच्छे जो है सिलेक्ट हो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1990, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो हम लोग बात करते हैं, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है हुआ था। तो अब हम लोग यही बात करते हैं ये क्या था। भारत सरकार अधिनियम जो था इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। कब, 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय, इसकी जो स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को, 1937 को जो है भारतीय परिषद ने भारत सरकार नियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, इसमें जो एक न्यायाधीश था, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, मॉरिस गोयर था। कौन था, सर मॉरिस, कौन था, सर मॉरिस गोयर। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है ना। तो इसमें क्वेश्चन है, सॉरी सूची एक को सूची यानी सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो बात करते हैं हमारा, आप ये लोग देख लीजिए, थोड़ा ऐसे देख लेते हैं ना। बात करते हैं पहली सूची, नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में जो है कार्य करने की अनुमति किसके अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था, जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसके तहत की गई थी। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो बात करते हैं हमारा, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके अंतर्गत की गई थी, तो बी का ए के साथ चला जाएगा, क्या बी का हमारा ए के साथ चला जाएगा। और बात करें वहीं हमारा जो है पिट्स भारती, बात करें जो पिट्स भारती जो है अधिनियम 1784 के अंतर्गत हमारा क्या स्थापना की गई थी,
बी हमारा ए के साथ चला जाएगा, एक हमारा 2 के साथ चला जाएगा। क्या? एक हमारा 2। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी। और जो बात करें जो है इंग्लिश मिशनरियों का, तो इस इंग्लिश मिशनरियों का जो भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तो चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत दिया गया था। तो वहीं हम बात करें जो है लास्ट जो है जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत की गई थी। तो अब बात करें इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हमारा है बी। क्या? इसका आंसर हमारा है बी। सॉरी, इसका आंसर हमारा बी है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो ये हमारा यूपीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। केंद्र में जो है जो द्वैध शासन, केंद्र में जो है द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए है हमारा केंद्र में द्वैध शासन, ऑप्शन ए है हमारा 1909 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन हमारा सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन डी हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया था। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो अब देखिए इसका मोटिव क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का इसका टारगेट क्या था। तो इसमें जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है एक तो हमारा क्या किया, केंद्र में तो द्वैध शासन स्थापित किए प्रांतों में। ठीक है, संघ की तो स्थापना करना था ही, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था को उसको भी समाप्त करना था। जो प्रांतों में द्वैध शासन था हमारा, जो भारत सरकार 1919 के एक अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है प्रांतों में द्वैध शासन था, उसे समाप्त कर जो है केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। और इसको जो है 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में बांटा गया। हमारा जो पहला भाग था उसको आरक्षित भाग, क्या आरक्षित किया गया, यानी रिजर्व कैटेगरी, है ना, क्या रिजर्व कैटेगरी करा गया। और जो दूसरा पार्ट किया गया द्वैध शासन में, तो वो हमारा था हस्तांतरित विषय पर। किस पे? जो हमारा हस्तांतरित, एक सेकेंड, हस्तांतरित विषय पर जो है ये किया गया। भारत राज्य सचिव और एक और हुआ था, तो ये तो जो केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, एक आरक्षित विषय पर, एक जो है हमारा हस्तांतरित विषय पर, और दूसरा हमारा एक और इसके अंतर्गत किया गया था। उसमें यह किया गया, इसके तहत एक और इम्प्रूवमेंट किया गया कि भारत का जो राज सचिव की परिषद थी, जो भारत राज सचिव की जो परिषद थी उसको क्या किया, समाप्त किया गया। जो भारत की राज सचिव परिषद की पोस्ट थी, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया, भारत सरकार ने 1935 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो आप लोग कूट देखिए। प्रश्न था प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। और दूसरा है हमारा मुसलमानों के लिए एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। हमारा तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए में दिया गया केवल एक सही है, चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है केवल एक सही है। ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी हमारा में दिया गया है 1, 2, 3, तब दोनों सही है। ये क्वेश्चन हमारा IAS 2012 में आया हुआ था, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका आंसर क्या है। तो
प्रांतों में भारत सरकार ने 1919 के अंतर्गत तो प्रांतों की जो कार्यकारी सरकार में 2 शासन व्यवस्था तो की ही गई थी। लेकिन बात करें मुसलमानों के लिए जो पृथक संप्रदाय के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी तो ये इसके अंतर्गत नहीं किया गया था। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण ये तो किया ही गया था। तो ऑप्शन हमारा सी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जिसका आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो 1919 भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, इसका मोटो क्या था। ये जो हमारा पास किया गया था तो ब्रिटिश सांसद द्वारा पास किया गया था। किसके द्वारा? ये ब्रिटिश सांसद द्वारा पास किया था। ठीक है, ब्रिटिश सांसद द्वारा ये तो पास किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पज जो था, इसका जो मेन मोटो था, तो जिसका उद्देश्य था भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को, जैसे भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, भागीदारी को बढ़ावा देना, है ना। और ये जो पास हुआ था, किसके समय पास हुआ था, तो ये इस अधिनियम को भारत के सचिव जो थे एडविन, भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लाया गया। वहीं हम बात करें जो है मुसलमानों के लिए जो पृथक संप्रदाय था, जो पृथक संप्रदाय के निर्वाचन मंडल का जो गठन किया गया था, यह प्रावधान जो 1909 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका जो थी प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। इसका ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, यहाँ पे भारतीय, ठीक है, भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी है हमारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी है हमारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या है। तो इसकी आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी है। जो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये हमारी विधान पालिका द्विसदनी बनाई गई थी। देखिए चलिए वहीं हम बात करें जब भारत अधिनियम जो 1919 था, इसके तहत जो केंद्र में जो द्विसदनीय विधान पालिका बनाई गई थी, तो उसमें पहला सदन जो था ऊपरी सदन, जो हमारा ऊपरी सदन था वो क्या कहलाया हमारा ऊपरी सदन? राज्य परिषद। क्या कहलाया? राज्य परिषद कहलाया। राज्य परिषद कहलाया। ठीक है, राज्य परिषद कहलाएगा, जिसका कार्यकाल कितना समय का होता था? 5 वर्ष का होता था। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता था। और वहीं हम बात करें तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी तो 60 थी। कितनी थी? इसमें 60 सदस्य थे। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है जब वीडियो देखना तो अच्छे से एक कॉपी लेकर बैठना और सारे जितने इस पर डिस्कस कर रहे हैं सारे इसमें आप एक एक करके कॉपी भी लिखते जाइए। वीडियो अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर हम 25 क्वेश्चन वैसे लेके आए हैं तो 75 से 100 क्वेश्चन तो हम 75 से 100 क्वेश्चन तो वैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद उसको नोट डाउन करिए और उसको एनालिसिस करिए कि ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। आप देखिए ये किसी बुक में आपको मिला था या नहीं मिला था। तो ये ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो PCS, ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी PCS मेन 2008 में आया था। किसमें? यूपी PCS मेंस 2008 में ये क्वेश्चन है।
तो जो ऊपरी परिषद था, जो ऊपरी सदन था, वो हमारा राज्य परिषद कहलाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता। इसमें सदस्य जो थे 60 सदस्य, 60 सदस्य में से 34 जो है क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। क्या होते थे, 34 हमारे निर्वाचित होते थे, और जिसमें बचे 26 सदस्य वो क्या होते थे, मनोनीत होते थे। क्या, मनोनीत होते थे, तब चुने जाते थे, निर्वाचित नहीं होते थे, मनोनीत कर लिए जाते थे। ठीक है, अब बात करें जो निचला सदन हमारा कहलाया था, जो निचला सदन था उसे हम केंद्रीय विधानसभा कहें। क्या कहें, केंद्रीय विधानसभा। क्या, केंद्रीय विधानसभा, है ना। अब उसकी बात करें तो वो, उसका जो कार्यकाल था, ड्यूरेशन था 3 वर्ष का। इसका जो कार्यकाल था 3 वर्ष का था। अब इसमें हम लोग सदस्य की संख्या की बात करें तो इसमें सदस्य की संख्या जो थी 144 थी। कितनी थी, सदस्यों की संख्या इसमें 144 थी। 144 में से जो थे 104 तो जो है हमारे निर्वाचित होके आते थे। ठीक है, इलेक्टेड होके आते थे। अब वहीं हम बात करें जो है बचे 40 जो थे, इसमें क्या होते थे, 40 इसमें जो है हमारे मनोनीत होते थे। 40 सदस्य इसमें मनोनीत होते थे, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि केंद्र में कौन सा ऐसा एक्ट था जो द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो हमारा जो था 1919 एक्ट था, है ना। अब चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की सख्त प्रेरित है। जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश लगाता है, ठीक है, कोर्ट के विरुद्ध, आप लोग बताइए कौन कौन सा अध्यादेश लगाता था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो हमारा क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की सख्त प्रेरित है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्या, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। तब की चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो जब ब्रिटिश भारत था हमारा, तो गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। जो ब्रिटिश में क्या था, जो गवर्नर जनरल को जो है यह शक्ति जो दी गई थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये अनुमति दी गई थी कि अनुमति के बिना जो है क्या करते, से विधान परिषद के बिना अनुमति को क्या करते थे, अध्यादेश लगा सकते थे। और वही शक्ति हमारा जो है भारतीय संविधान में क्या हुआ, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई है। वही हमारे जो शक्ति जो है राष्ट्रपति साहब जी को ये शक्ति अध्यादेश, न्यायालय के विरुद्ध अध्यादेश जो है निर्गत करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, और ये आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 123 में दिया गया हुआ है। किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 123 में। और ये हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा, भारत सरकार अधिनियम के 1935 के धारा 42 से प्रेरित है। कितना, धारा IPC 42 से क्या है, प्रेरित है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो अब इसकी बात करते हैं। ऑप्शन ए हमारा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका आंसर क्या है बताइए। ये यूपी पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में, तो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो बात करते हैं, इसका आंसर हमारा है ऑप्शन ए। क्या है, एक सेकेंड, इसका आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। अब बात करते हैं वही चार्टर एक्ट जो था 33 की जो साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। ठीक है, इसमें जो धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण संख्या थी
87 थी, क्या थी? 87 थी, 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की, क्या कहा गया था? कहा गया था किसी भी भारतीय हो तथा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, देशज प्रजा को, भारतीय क्राउन मतलब राजा, भारतीय क्राउन मतलब राजा अथवा उसकी प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा किसी भी कारणवश अब कंपनी के अधीन किसी स्थान पर अथवा सेवक आयोग नहीं माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि राजा हो या राजा की प्रजा हो, उनके तब जन्म स्थान भेदभाव के आधार पर उन्हें जो है भेदभाव, वर्ग इसके आधार पर भेदभाव कंपनी नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें जो धारा थी 87 तो इम्पॉर्टेंट थी, तो उसमें अंतर्गत कहा गया कि मतलब जो राजा व प्रजा हुए, भारत के जो राजा प्रजा है वो उनके कंपनी जो है जन्म धर्म इसके स्थान पर जो है भेदभाव नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये हमारा क्वेश्चन IAS प्री 2012 में आया था, IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है। तो बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो है नहीं, है ना? तो बात करते हैं इसका। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधारा 1909, मॉन्टेग्यू चेमसफोर्ड अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो हम लोग बात करें इसका आंसर का, तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इसमें कहा गया केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, राज्य में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर जो राज्य का द्वैध शासन था, तो जो राज्य का द्वैध शासन था, भारत शासन अधिनियम 1919 को जो क्या किया उन्होंने खत्म करके जो राज्य का द्वैध शासन था उसे लाके उन्होंने केंद्र में रख दिया। कहाँ रखा? केंद्र में लागू कर दिया। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश, जो उस समय ब्रिटिश भारत के प्रांतों चीफ का उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, चीफ जो कमिश्नर प्रांत एवं देसी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? जो 1935 का अधिनियम था, ऑप्शन ए है हमारा संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है हमारा प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी हमारा प्रांतीय गवर्नर को। सॉरी। तो बात करते हैं इसका आंसर का। इसका आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। तो 1935 का जो भारत सरकार नियम था उसके द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो शक्तियों का जो बंटवारा हुआ था, जो अशिष्ट शक्तियाँ थी, तो गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग, निम्नलिखित से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं था? तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है के द्वारा नहीं लागू किया गया था? बात करते हैं ऑप्शन ए कि देश के लिए लिखित संविधान बनाया गया, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए एक निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि चुना गया, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार किया गया, ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए।
ये हमारा यूपी पीसीएस मेंस, ठीक है, यूपी पीसीएस जो है मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें हम इसका आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, ठीक है। तो देश का भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है देश के लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। तो बात करें तो भारत के लिए जो संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया था, तो भारतीय संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया था क्रिप्स मिशन, एक क्या, एक क्रिप्स मिशन में किया गया था। किसमें किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारतीय संविधान का लिखित उल्लेख का जिक्र जो किया गया था, उल्लेख किया गया था, क्रिप्स मिशन में किया गया था। ये आप लोग बताइएगा क्रिप्स मिशन आया कब था, ठीक है। तो 1900 कितने में आया था, आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था? बताइए। तो निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो बर्मा था वो भारत से अलग हुआ था? हम बात करें इसमें ऑप्शन की, ऑप्शन ए है हमारा इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है हमारा इंडियन 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 इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। ये हमारा यूपी पीसीएस मेंस में जो है 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीसीएस क्या है, यूपी पीसीएस मेंस में आया था, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो बात करें इसके आंसर का, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान स्वरूप जो है 1937 जो है 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। कब अलग किया गया था? 1937 को जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछता रहता है अक्सर, तो इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो ये भी हमारे यूपी पीसीएस मेंस में आया था, 2008 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस मेंस के 2008 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्या? तो बात करते हैं एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो सबसे प्रथम यानी प्रस्ताव जो प्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, जो आया था उसके अंतर्गत किया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा ये किया गया था। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड सॉरी, क्वेश्चन हमारा है वेवेल, ठीक है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये हमारा कथन है। कारण हमारा कह रहा है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है ना। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। कथन तो एकदम सही है पर कारण गलत है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, ये तो हमारा सही है। चलिए अब इस डिस्कस हम लोग करते हैं। चलिए वही हम लोग बात करते हैं अक्टूबर 1943 में जो है
1943 ईस्वी में एक लॉर्ड लिथगो थे, उनके अंतर्धार पर जो विस्काउंट बेवेल वायसराय था गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। किसके स्थान पर? 1943 में लॉर्ड लिन लिथगो थे। कौन? लॉर्ड लिन लिथगो थे। सॉरी माफ़ करिएगा, जो है ये जो वीडियो जो डाउनलोड हो रहा है, जो रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइल पे हो रहा है, तो इसी वजह से लैपटॉप वगैरह है नहीं, तो डिस्प्ले पे लिखने पर उतना अच्छे से हो नहीं पाता है, तो आप लोग वॉइस से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो 1913 में जो एक लॉर्ड लिन लिथगो थे, कौन थे? लिन लिथगो थे। उनके स्थान पर जो विस्काउंट बेवेल को, किसको? विस्काउंट बेवेल को विस्काउंट बेवेल को भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारतीय संविधान को दूर करने को वो क्या किए? वो भारतीय संवैधानिक गतिविरोध को दूर करने के उद्देश्य से जो है 1942 में उन्होंने क्या किया? 1945 में लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय संविधान के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार में उन्होंने बातचीत की। फिर जून 1945 में फिर क्या किया उन्हें? जून 1945 में उन प्रस्ताव को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक कर दिया गया। ठीक है, 1945 में बेवेल योजना के नाम से क्या हुआ? सार्वजनिक कर दिया गया। ठीक है, अब बेवेल योजना में जो क्या किया गया, उसमें यह प्रावधान था, वो प्रस्ताव था कि कार्यकारिणी में बेवेल योजना जो प्रस्ताव में उसमें क्या कहा गया था? कार्यकारिणी में मुसलमानों की सदस्यों की संख्या हिंदुओं की सदस्यों की संख्या तो बराबर होना, वो तो उन्होंने इसमें बात हुई थी। ठीक है, ये तुम्हारा कथन ठीक है। उन्होंने बताया कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें जो है हिंदुओं की जो बेवेल योजना में कार्यकारी जो परिषद थी उस पर मुसलमानों सदस्यों की संख्या हिंदुओं की सदस्यों की संख्या के बराबर होना ये तो कहा गया था। परिषद में वायसराय तथा चीफ इन कमांडर को छोड़कर परिषद में जो है जो परिषद थी बेवेल परिषद थी उसमें वायसराय और चीफ कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, कि सभी सदस्यों पे जो भारतीय हो सकते हैं। और शीघ्र क्या हुआ? शिमला में एक सम्मेलन भी बुलाया गया तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान सभा बनाया जाए इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य जो था, उनका मेन पर्पस था, बात करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य जो था, उसका जो मेन उद्देश्य था राजनीतिक जो गतिविरोध को दूर करना था और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा की ओर आगे बढ़ाना था। उसका जो उद्देश्य था राजनीतिक जो गतिविरोध था उसे दूर करना था, दूर कर और जो है भारत को पूर्ण स्वशासन की ओर ले जाना था। भारत को कहाँ? पूर्ण स्वशासन की ओर ले जाना था। भारत की पूर्ण स्वशासन की ओर ले जाना था और संवैधानिक गतिविरोध को दूर करना था। जो संवैधानिक गतिविरोध था उसे दूर करना था। ठीक है, और इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दूर करना नहीं था। ठीक है, दृढ़ करना, एक करना नहीं था। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में एक उपनिवेश शासन के संदर्भ में एक 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? एक इल्बर्ट बिल आया था जहां तक अदालतों के डांडिक अधिकारिता का संबंध, ऑप्शन ए हमारा है, का संबंध तथा भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना
हमारा ऑप्शन बी है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेश ही शासकों का विरोध समझा जाता था। ऑप्शन सी है हमारा प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऑप्शन डी हमारा था शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसके आंसर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा ए है सही। क्या है? ऑप्शन हमारा ए। जहाँ तक अदालतों के डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, तो ऑप्शन ए है। तो ये हमारा आईएएस 2003 में आया था। कितने? 2003 का एक क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में कुछ डिस्कस करते हैं। एक 1883 में लॉर्ड रिपिन थे। कौन? 1883 में एक लॉर्ड रिपिन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपिन साहब थे। उन्होंने एक विधेयक जो है प्रस्ताव किया था, जिसे इलवर्ट बिल बोला गया। क्या? जिससे इलवर्ट बिल बोला गया। तो कब लाया गया था? 1883 में जो है लाया गया था। इसके तहत क्या बोला गया कि मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अधिकारियों, ठीक है, जो यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, भारत में बसे जो यूरोपीय अपराधी थे उनके मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों की डांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की जो संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन ए हमारा 8 लाख, ऑप्शन बी हमारा 10 लाख, ऑप्शन सी हमारा 12 लाख, ऑप्शन डी हमारा 15 लाख। तो ये हमारा यूपीपीसीएस जो है 2003 का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी के साथ 10 लाख व्यक्ति। तो बात करें जो कैबिनेट मिशन हमारा आया था भारत में, कब आया था? कैबिनेट मिशन जो हमारा भारत में आया था, जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में आया था। कब आया था? तो 1946 में आया था। उसने मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर क्या बोला? संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत जो मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि शासनमंडल स्थापित किया जाएगा, इसने ऐसे बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं, चलिए बात करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन डी की बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, और एक हमारा और ऑप्शन है, ऑप्शन सी लिख लीजिए आप लोग, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्या? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसके? 1946 के अंतर्गत। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था। तो बात करते हैं भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 1947 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन
बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी श्री राजगोपालचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारा आईएएस प्री क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस प्री 1995 में पूछा गया था, 1995 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो बात करें इसकी आंसर की, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें वहीं अंतिम सरकार की, तो 24 अगस्त 1946 को, कब? 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, इस व्यवस्था के अंदर यह कहा गया कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। क्या? 1946 को अपना कार्यभार संभालेगी, और वायसराय इसमें कार्यपालिका पद, जो वायसराय होता था उस समय का, तो वायसराय उस समय कौन रहा होंगे आप लोग बताइए। 1946 में वायसराय कौन थे? वायसराय जो होगा वो हमारा वायसराय होगा, इसमें कार्यपालिका परिषद का जो है, कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष होगा, तथा जवाहरलाल नेहरू, वही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका अध्यक्ष का उपसभापति बना दिया गया था। ठीक है, उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1947 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन हमारा ये है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी हमारा है जगजीवन राम। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो बात करें इसका आंसर की, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना 24 अगस्त 1946 की घोषणा के आधार पर जो नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था गठन? नवनिर्वाचित संविधान सभा का जो गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था। किसको? 1946। कैबिनेट मिशन योजना 24 अगस्त 1946 के अंतर्गत जो संविधान सभा का जब गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालचारी जो थे वो शिक्षा मित्र थे। सी राजगोपालचारी बात करें तो वो शिक्षा मित्र थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे वो प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अब वहीं हम बात करें जो जगजीवन राम की, जगजीवन राम जी जो थे वो श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री थे उस समय। और एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के कोई सदस्य वगैरह नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है ना। तो इसका आंसर क्या था? सी था ना हमारा। कथन सही था पर गलत नहीं, कारण हमारा गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन में 1946। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो बात करें इसका आंसर की, तो इसका आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 में, मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार पर इसकी मांग की थी। तो वहीं इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर हमारा ए है, स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में
गठित स्वराज पार्टी ने ये मांग सबसे पहले की थी। इसमें यह कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित जो है हमारे भारतीय प्रतिनिधि की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार पे, वयस्क मताधिकार पे। ठीक है, मताधिकार के आधार पर निर्वाचित जो है भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। किसकी होगी? भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन जो आया था 1996 में जो आया था, आईएएस में आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वहीं सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। ऑप्शन चौथा हमारा जो है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसकी बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा ए है 1 और 2, इसमें एक हमारा 1 और 2, बी हमारा 2 और 3, ऑप्शन सी हमारा 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 4। इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है विषय में कौन सा सत्य नहीं है। तो बात करें इसका, तो इसका हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए पहला और दूसरा। तो ये जो संविधान सभा के विषय में जो बात की जाए वयस्क मताधिकार, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब बात करें दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए वही हम लोग बात करते हैं जो संविधान सभा का गठन का बात करें, तो इसमें विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, विधानसभाओं का जो उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में, ठीक है, कैसे? विधानसभा को निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। और संविधान सभा का जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ठीक है, यह निर्वाचन प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों का, क्या जो निर्वाचन प्रारंभिक था, ये राज्य विधानमंडलों का था स्तर पर वयस्क मताधिकारी प्रणाली। कैसे स्तर पर था? वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। कैसे? वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में जो संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, ये अनेक, चलिए 19 को हम लोग देखते हैं। तो ये अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। क्या बात करते हैं नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश सांसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन आईएएस 2002 में आया था। कब आया था? आईएएस 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसके आंसर की बात करें हम, इसकी आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। जो भारत की संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाले जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें विभिन्न प्रांतों की संविधान सभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बात करें संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारा क्वेश्चन एक बार और आया था, जो ये
क्वेश्चन जो 2002 के बाद 2013 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप तय करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वो कहाँ से चुने गए थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुने गए थे। ये क्वेश्चन हमारा 2013 में, ठीक है, 2013 में IAS में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटिस करके रखिएगा। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की, हमारा संविधान सभा के जो चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हमारा एस राधाकृष्णन। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसकी आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जो क्या है इसके आंसर के ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बात करें जो है संविधान सभा की, तो इसकी बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। इसकी जो अस्थाई अध्यक्ष था डॉक्टर, ठीक है, जो अस्थाई, ठीक है, अस्थाई अध्यक्षता किसने की थी? अस्थाई अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो अध्यक्षता की थी अस्थाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फिर 11 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर के बाद 3 दिन बाद, 9-2 या 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जो संविधान सभा थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध जो है संविधान सभा का अस्थाई, ठीक है, निर्विरोध जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना दिया था, ठीक है, बनाया था, निर्वाचित किया था, मनोनीत नहीं किया था, यहाँ पे निर्वाचित हुए थे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आज का सेशन बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास शेयर करिएगा, और अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब वाईएएस परिवार को सब्सक्राइब कर एक स्टडी हब वाईएएस परिवार का एक अहम हिस्सा बनिएगा, और इस स्टडी हब वाईएएस परिवार को एक बड़ा परिवार के रूप में बनाने की हेल्प करिए। तो आप लोग वीडियो शेयर करिएगा, तब मेहनत से बनाते हैं, आप लोग शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हम और मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, उसे प्यार स्नेह बनाए रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और अपने सपने को जो देखे उसको साकार करने के लिए हरदम एक्टिव रहिए, ठीक है, मोटिवेट रहिए, खुद से मोटिवेट रहेंगे तो खुद से मोटिवेट रहना सीखिए, बाकी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।